देखो बच्चों, अगर इस पेपर की हम बात करें, जैसे कि सभी बच्चे सीएस प्रोफेशनल के थोड़ा सा ये रहता है कि मैम पेपर कैसा रहेगा, क्या रहेगा। तो सबसे पहली बात तो आज फर्स्ट क्लास है इस पेपर की। ये है आपका सीएस प्रोफेशनल ग्रुप 2 का पेपर। ग्रुप 2 के अंदर आपके टोटल 3 पेपर हैं, सीआर, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, ड्यू डिलिजेंस एंड दिस वन, रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, नॉन कंप्लाइंस एंड रेमेडीज। नाउ देखिए, जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सब्जेक्ट को लेके चलती हूँ, और हम यहाँ पे बहुत सारी डीप एनालिसिस करके सब्जेक्ट के बारे में समझते हैं एज यूजुअल, नॉट इवन इन सीएस प्रोफेशनल बट इन एग्जीक्यूटिव ऑल्सो। सबसे पहली चीज तो हमें यह समझनी होगी कि जब हम सीएस प्रोफेशनल में आ जाते हैं तो प्रोफेशनल और सीएस एग्जीक्यूटिव, इन दोनों के कोर्स में, इन दोनों के लेवल में क्या अंतर है। मैम जैसे कि सीएस एग्जीक्यूटिव में भी हम पढ़ाई करके यहाँ आ चुके हैं और अब हम सीएस प्रोफेशनल में आ गए हैं, तो जो पेपर है उनमें किस तरीके का पैटर्न और ये किस तरीके से सीएस एग्जीक्यूटिव से अलग रहता है। देखिए, अगर सीएस प्रोफेशनल की बात करें तो सीएस प्रोफेशनल में आपको सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। लाइक इस तरीके से आप नहीं बोल सकते कि सिलेबस को देख के आपको डर लग जाएगा। पहली बात तो आप सभी बच्चे जो हैं बहुत मैच्योर हैं, क्योंकि अगर आप सीएस प्रोफेशनल में आ चुके हैं तो यहाँ पर वही बच्चा आता है जो बहुत मैच्योर होता है, बहुत सिंसियर होता है। तो यहाँ पर आपको जितना एफर्ट्स हम एग्जीक्यूटिव में बच्चों को मोटिवेट करने में लगाते हैं, यहाँ मोटिवेटेड बच्चा होता है, क्योंकि सबसे बड़ा होता है सेल्फ मोटिवेशन। और आप जब सीएस एग्जीक्यूटिव, जो कि सीएस का एक मेन पड़ाव माना जाता है, आप उसे क्रॉस कर देते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर हिम्मत आ जाती है, बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन बिल्ट हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने आपसे बोला कि सीएस एग्जीक्यूटिव जो है बच्चे के लिए एज कंपेयर टू प्रोफेशनल बहुत टफ होता है, लेकिन जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो ऐसा क्यों होता है वो मैं बताती हूँ। CSEE पास करने के बाद जब सीएस एग्जीक्यूटिव में बच्चा पहुंचता है तो उसको, उसके लिए वो बहुत प्रेशर वाली चीज होती है, क्योंकि उसने कुल 4 पेपर पढ़े, वो भी एमसीक्यू बेस्ड, और उसके बाद जितना वो टोटल सिलेबस पढ़ता है उतना एक कंपनी लॉ होता है। तो कहीं ना कहीं बच्चे को बहुत टफ लगता है, और हालांकि टफ है भी। लेकिन अगर हम सीएस प्रोफेशनल की बात करें तो सीएस प्रोफेशनल में सिलेबस उतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का एटीट्यूड होगा एग्जामिनर का वो थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट होगा फ्रॉम सीएस एग्जीक्यूटिव। तो वही सारी चीजें मैं लेके चलूंगी, और किसी भी लेवल पर पास होने के लिए एग्जीक्यूटिव या फाइनल, हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है बच्चों, वो है हमारी क्रक्स नोटिंग। ये बात आप भी समझ चुके हैं कि बिना नोटिंग के, बिना सेल्फ नोटिंग के पास नहीं हो सकते, ना ही एग्जीक्यूटिव और ना ही प्रोफेशनल। क्योंकि एग्जाम के टाइम पे जो हम पूरे साल पढ़ते हैं, पूरे 6 महीने में हम पढ़ते हैं, जब तक हम उसे एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज नहीं करेंगे, हमारा एग्जाम क्लियर होने के चांसेस शून्य हो जाते हैं। दैट्स वाई हम यहाँ पर पहले दिन से ही, पहली क्लास से ही अपना जो एटीट्यूड रखेंगे वो हार्डवर्किंग एटीट्यूड रखेंगे। हम अपनी नोटिंग प्रिपेयर करेंगे, हम क्रक्स बनाएंगे, और साथ में एग्जाम के क्वेश्चंस हम लेके चलेंगे। तो ये मेरा एटीट्यूड रहेगा। दूसरी चीज, अगर हम बात करें आईसीएसआई का जो मॉड्यूल है, उसके साथ साथ मैं आपको लेके चलूंगी कुछ एडिशनल नॉलेज की ओर, कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम कवर करेंगे। आईसीएसआई मॉड्यूल हमें पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन उसके साथ हमारा साथ में एक चीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है कुछ एक्स्ट्रा चीजें। अब हम आते हैं इस पेपर की ओर, जिसका नाम है रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, नॉन कंप्लाइंस एंड रेमेडीज। नाउ मुद्दा ये उठता है कि अगर इस पेपर की बात मैं बच्चों करूं तो इस पेपर के अंदर जो आपको नॉलेज का लेवल है, पहले तो हम ये समझेंगे कि ये पेपर हमें क्यों दिया गया, या स्टूडेंट्स के कोर्स में इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। सबसे पहले तो हमें यही समझने की जरूरत है। आप सभी बच्चे जानते हो कि आज की डेट में जितने भी कंपनी के डिस्प्यूट्स होते हैं, जो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स होते हैं, वो जनरली कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो जाते हैं एनसीएलटी एंड अगेन अपीलेंट अथॉरिटी एनसीएलटी। सो वहां पे जब डिस्प्यूट्स की हम बात करते हैं, पहले क्यों नहीं था? पहले इसलिए नहीं था क्योंकि एनसीएलटी पिक्चर में जब आई है तभी से ही कंपनी सेक्रेटरी को ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकते हैं एनसीएलटी में। लेकिन पहले एक कंपनी सेक्रेटरी के पास यह पावर नहीं थी कि वो कोर्ट में जाके अपने केस को रिप्रेजेंट कर सके। तो कहीं ना कहीं इस पेपर के अंदर जो डिस्प्यूट्स होंगे, वो डिस्प्यूट, पहले तो हम ये समझेंगे कि डिस्प्यूट कैसे हो सकते हैं। और आप अगर देखो शब्द को, तो आप इस वर्ड को भी फोकस कर सकते हो। यहाँ वर्ड भी कॉर्पोरेट डिस्प्यूट लिखा गया है। अगर आप इस शब्द को देखो तो यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया, वो वर्ड यूज किया गया कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। तो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट डिस्प्यूट की यहाँ पे बात करेंगे तो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, यू नो वेरी वेल, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट किस तरीके का हो सकता है, कैसे वो रिजॉल्व होगा,
किस तरीके से उसे रिजॉल्व किया जाएगा, ये सभी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो बच्चों मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि बेसिकली हमें जो यहाँ पे समझना है वो जीरो लेवल से समझना है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा होता है, यहाँ पर जो बच्चा पढ़ाई करता है, वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं बहुत मिच्योर और सिंसियर होता है। वो शॉफ में नहीं जाता, वो देखता है कि मुझे कॉन्सेप्ट किस तरीके से बिल्डअप करना है और किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है। तो वही सारी चीजें हम लेके चलेंगे और कॉन्सेप्ट बेसिस चलेंगे। तो मैंने कहा कि कॉर्पोरेट डिस्प्यूट की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, तो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट की अगर हम बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय द कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, एंड किस तरीके से सीएस के स्टूडेंट को फाइनल लेवल पर इस पेपर को पढ़ाया जा रहा है। इस पेपर को हम दूसरों पेपर से अलग इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हम लॉज पढ़ेंगे वो खाली कंपनी एक्ट हमें नहीं पढ़ना, यहाँ पे हमें मल्टीपल लॉज को कहीं ना कहीं कंसिडर करना है। अब मल्टीपल लॉज आप जैसे कि क्या बोल सकते हो मैम, कौन कौन से मल्टीपल लॉज हैं और किस तरीके से हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। तो देखिए मैं पहले सारा बता रही हूँ, फिर स्टेप बाय स्टेप हम वो सारा नोट करते हुए चलेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्यों ये डिफरेंट है, यहाँ पर हमें मल्टीपल लेवल की नॉलेज की जरूरत है, क्योंकि जब भी कभी हम एज ए ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में केस को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पे हमें जरूरत होती है मल्टीफेरस नॉलेज की, हमें जरूरत होती है मल्टीपल एक्ट्स की, मल्टीपल एक्ट की बैकग्राउंड की नॉलेज होनी चाहिए, उसके रूल्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो इस सब्जेक्ट को जब हम पढ़ेंगे तो इस सब्जेक्ट के दौरान हमें एक्ट, रेगुलेशंस एंड रूल्स तीनों चीजों को ध्यान में रखना होगा। नंबर 1 एक्ट की बात कर रहे हो तो मैम कौन सा एक्ट और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ एक्ट, रेगुलेशन एंड रूल्स, यू नो वेरी वेल, ये सब हम एग्जीक्यूटिव में ही पढ़ लेते हैं, बट स्टिल मैं फिर से आपको इलैबोरेट कर देती हूँ कि एक्ट कौन कौन से एक्ट पढ़ने वाले हैं। एक्ट यू नो वेरी वेल, कंपनी एक्ट 2013 इज अ मेन एक्ट विच आर बेसिकली डायरेक्टली डील विद द कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स। तो कंपनी एक्ट 2013। Number 2 is the SCRA, Securities Contract Regulation Act 1956. Number 3 is the SEBI Act 1992 and the fourth one is the Depositories Act 1996. देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा लहजा थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं जब तक चीजों का बैकग्राउंड नहीं समझा दूंगी तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। पूरा चैप्टर के बारे में हमें समझना होगा और फिर आपको क्या याद रखना है वो मैं आपको नोट डाउन करवाऊंगी क्रक्स फॉर्मेट में। मैंने आपको जैसे कि बताया जब हम इस पेपर को डील करेंगे तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, कौन कौन से एक्ट। तो एक्ट और रूल्स के बीच में डिफरेंस बहुत क्लियर है। एक्ट इज मेड बाय द स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक पार्लियामेंट, हम बोल सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा पारित होता है। एंड रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो रेगुलेटरी बॉडीज, उसी के साथ रूल्स की हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ कौन कौन से एक्ट हमें यहाँ पे पूरे सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने हैं। कंपनी एक्ट 2013, अगेन आई विल रिपीट, कंपनी एक्ट 2013, SCRA एक्ट, सेबी एक्ट, डिपॉजिटरीज एक्ट, फेमा एक्ट 1999, CRPC, ये सही सुना बच्चों आपने, CRPC को भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। CRPC, CPC, IBC कोड 2016 जिसका आपने थोड़ा सा ओवरव्यू एग्जीक्यूटिव में लिया है, NCL। अब यहाँ पर ये बात हुई हमारे एक्ट की, तो मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी कि इस सब्जेक्ट के अंदर ऐसे कौन कौन से कानून हैं जो आपको पढ़ने हैं। देखिए यहाँ पे पढ़ने का एटीट्यूड ऑल टुगेदर डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि एडवांस लेवल की हमें पढ़ाई करनी है और इसके बाद सीधा डायरेक्ट एंट्री कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपकी होने जा रही है। वहां पर जब आप एक बार CS क्वालिफाई कर लोगे तो CS क्वालिफाई करने के बाद आप कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते क्योंकि आप स्टूडेंट नहीं रहोगे। सो दिस इज द लास्ट लेवल जहां पे आपको एक तरीके से एकेडमिक नॉलेज दी जा रही है। इसके बाद सीधा CS प्रोफेशनल के बाद आपको कॉर्पोरेट में वर्क करना, इवन हो सकता है मे बी पॉसिबल आप इसके साथ साथ भी आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करो। तो यहाँ पर एटीट्यूड बहुत अच्छा आपका होना चाहिए कोर्स के प्रति। नाउ अब हमने यहाँ पे बात करी जैसे कि कंपनी एक्ट 2013, SCRA एक्ट, डिपॉजिटरीज एक्ट, फेमा एक्ट, CRPC, CPC, IBC, ये सारे कानून आपके लिए नए नहीं हैं क्योंकि इन सब कानून को पढ़ के पास करने के बाद ही आप इस स्टेज पर आए हो। तो इन कानून के बारे में मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी, लेकिन इसके जो प्रोविजंस जब हम पढ़ेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर तो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब मुद्दा उठता है मैम आप ये बताइए जैसे कि आपने बोला कि हमें यहाँ पे कुछ रूल्स भी पढ़ने हैं। यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। NCLT रूल्स 2016, NCLT रूल्स 2016, उसी के साथ साथ यहाँ पे हमें सैट के रूल्स पढ़ने होंगे क्योंकि जिसके तहत क्या होता है कि हमारा पूरा सैट में हम अपील वगैरह लगाते हैं। उसी के साथ हम यहाँ पे SCRA के रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स 2000, सेबी के प्रोसीजर, पेनल्टी के प्रोसीजर्स हम पढ़ेंगे, डिपॉजिटरीज के प्रोसीजर, सेबी सेटलमेंट के प्रोसीजर, सेबी अपील टू सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोसीजर, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे कंसिडर करनी है। अगर चैप्टर की बात करें मैम ये बताइए कि टोटल हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन दिस सब्जेक्ट। तो टोटल 10 चैप्टर हैं बच्चों, गिनती के 10 चैप्टर आपके इस सब्जेक्ट के अंदर दिए गए हैं।
टोटल 10 चैप्टर्स आर देयर, बट मुद्दा उठता है कि 10 चैप्टर्स तो हैं, बट जो चैप्टर्स हैं उसकी जो स्टडी करनी है वो बहुत डीप में भी पढ़ेंगे, और साथ में जो एग्जाम हमें पास करना है उसके बेसिस पे हम क्रक्स में भी पढ़ेंगे। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? तो ये था अभी तक वो जो मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं आपको जो पढ़ना है इस कानून के जिस सब्जेक्ट के साथ साथ। नाउ अब मुद्दा उठता है व्हाट डू मीन बाय द कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, किस तरीके का कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और किसे कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स बोला जाता है। हाँ, जेआईजीएल की तरह तो नहीं बोल सकते हम इस सब्जेक्ट को, जेआईजीएल की तरह तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम बोल सकते हैं कि जेआईजीएल की कुछ चीजें यहाँ पे आ रही हैं जो आपने पहले पढ़ी हुई हैं, बट हम इसे प्योर जेआईजीएल नहीं बोल सकते। यहाँ बहुत एडवांस कल्चर हम पढ़ेंगे, बहुत एडवांस में चीजें हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर चैप्टर्स की बात करें तो हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर? ओनली टोटल 10 चैप्टर्स आर देयर एंड द वेटेज यू नो वेरी वेल 100 मार्क्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब मैम एज ए कंपनी सेक्रेटरी इसमें हमें क्या काम करना है, या किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है, किस तरीके से हम लोग आगे चलेंगे, और क्यों हमें पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि जब कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स होते हैं तो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स क्यों हुआ, कैसे हुआ, और इसकी रेमेडी कैसे क्लेम करनी है, इसके लिए कंपनी सेक्रेटरी इज एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हु रिप्रेजेंट द केस इन फ्रंट ऑफ एनसीएलटी, एंड सपोज not satisfied by the decision of NCLT, then again may file an appeal to a NCLAT. So we can say that यहाँ पे किस तरीके से अपील लगानी है, कैसे अपील लगाई जाएगी, वो सारे प्रावधान, वो सारी नॉलेज, वो सारा प्रोसीजर इस सब्जेक्ट के थ्रू आपको कहीं ना कहीं गो थ्रू करने की कोशिश की गई इंस्टीट्यूट की। आई विल ट्राई टू गिव अवर बेस्ट, एंड कहीं ना कहीं आपको बस करना क्या है, बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ों को कंसिडर करना है, क्योंकि सीएस को पास करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो होती है वो होती है कंसिस्टेंसी, उसके साथ ज़रूरत होती है हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारा ठहराव की। पेशेंस लेवल बहुत अच्छे होने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ नोटिंग बेस्ड पढ़ाई करेंगे, नोटिंग करना बहुत ज़रूरी है, किसी तरीके का यहाँ पे शॉफ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल का बच्चा सिर्फ और सिर्फ जानता है कि किस तरीके से मुझे पढ़ के पास होना है, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 स्टेप क्लियर करके प्रोफेशनल में आया है। उसे सही गलत और क्या उसके लिए बेटर फ्यूचर हो सकता है उसको बहुत अच्छे से पता है, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से पहली क्लास, और पहली चैप्टर की पहली क्लास हम आज लेने जा रहे हैं। सबसे पहले हम समझेंगे जीरो बेसिक से। अभी जो ये क्लास चलेगी दैट इज द जीरो बेसिक। मैंने जैसे कि आपको बताया मेरा पढ़ाने का थोड़ा सा जो तरीका वो थोड़ा सा अलग है। जीरो बेसिक, नाउ व्हाट डू मीन बाय द जीरो बेसिक, अभी मैं आपको लेके चलूंगी, और उसके बाद फिर प्रोविजंस को मैं आपके साथ कनेक्ट करूंगी। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले मुद्दा उठता है व्हाट डू मीन बाय द कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स। मैम बताइए जल्दी से व्हाट डू मीन बाय द कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स। अभी मैंने पहला चैप्टर आपका स्टार्ट नहीं किया है, अभी इसके बाद मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करूंगी। अभी सिर्फ मैं आपको इस सब्जेक्ट का जो क्या है ये सब्जेक्ट उसके बारे में समझाना चाह रही हूँ। तो देखिए सबसे पहली चीज व्हाट डू यू मीन बाय द कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स। नाउ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट किसे बोला जाता है और कॉर्पोरेट डिस्प्यूट क्या होता है, ये हमें थोड़ा सा समझना होगा कि कॉर्पोरेट डिस्प्यूट किसे बोलते हैं और कॉर्पोरेट डिस्प्यूट होता क्या है। तो आप आई डोंट नो आप क्या समझते होंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कॉर्पोरेट डिस्प्यूट किस तरीके से डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहली बात करें कि किस तरीके से कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, इंक्लूड्स हम कह सकते हैं क्या क्या चीजें आ सकती हैं कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स में। तो देखिए बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि कंपनी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करती है। कंपनी जब चलती है तो देयर आर सो मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स आर एंटर्ड बाय द कंपनी विद आउटसाइडर एंड थर्ड पार्टी। सो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होने का चांस रहता है, जिसे बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कई बार हो सकता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, सामने वाली पार्टी ने आपके साथ ब्रीच किया है, या फिर आपकी तरफ से कोई गलती हुई है और वहां पर आकर कोई डिस्प्यूट हो गया है। दूसरा अगर हम बात करें, आप बहुत फेमस सा प्रोविजन पढ़ के आए होंगे कहीं ना कहीं सीएस एग्जीक्यूटिव में, जिसे बोलते हैं क्लास एक्शन सूट। एंड यस यू नो वेरी वेल क्लास एक्शन सूट पढ़ेंगे हम इस सब्जेक्ट के अंदर, लेकिन डिस्प्यूट इससे कनेक्टेड भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं क्या बच्चों, क्लास एक्शन सूट। यस, क्लास एक्शन सूट।
क्लास एक्शन सूट, क्लास एक्शन सूट भी आपका हो सकता है। अगर थोड़ा सा और आगे चले हम क्लास एक्शन सूट के बाद, ये हमने क्लास एक्शन सूट की बात करी, अगर थोड़ा सा हो अब और आगे हम चले, यस क्लास एक्शन सूट, राइट। नाउ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स में हमने दूसरी बात करी किसकी बच्चों, क्लास एक्शन सूट की। अब हम नाउ फाइन, यस, हाँ, तो क्लास एक्शन सूट की हमने बात करी, उसी के साथ हम यहाँ पे बिजनेस टॉर्ट्स की बात करेंगे। एंड टॉर्ट आप बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो। टॉर्ट मीन्स होता है रॉन्ग, टॉर्ट मीन्स होता है रॉन्ग, कई बार कंपनी के बारे में कुछ अफवाह उड़ा देना। डेफोमेशन जो कि आपने पढ़ा होगा, डेफोमेशन जो कि आपने पढ़ा होगा, रियल एस्टेट से कनेक्टेड, रियल एस्टेट, रियल एस्टेट से कनेक्टेड डिस्प्यूट हो सकता है बच्चों, रियल एस्टेट से कनेक्टेड डिस्प्यूट हो सकता है। उसी के साथ साथ एनवायरमेंटल लिटिगेशन जो कि बहुत ही कॉमन है आज की डेज में, एनवायरमेंटल लिटिगेशन, यस प्लीज फोकस, एनवायरमेंटल लिटिगेशन जो कि बहुत ही आज की डेट में अगर देखा जाए एनवायरमेंट से कनेक्टेड, आप एनवायरमेंटल लॉस का कंपनी कई बार ब्रीच कर देती है, एनवायरमेंटल लॉस का कई बार कंपनी क्या कर देती है, ब्रीच कर देती है, तो उस ब्रीच की वजह से कंपनी को प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ता है, तो एनवायरमेंटल लिटिगेशन हम बोल सकते हैं। उसी के साथ ट्रेड सीक्रेट अनफेयर कंपटीशन, ट्रेड सीक्रेट्स एंड अनफेयर कंपटीशन, अनफेयर कंपटीशन, ट्रेड सीक्रेट्स एंड अनफेयर कंपटीशन, बहुत ठहराव की जरूरत है, बहुत धीरे धीरे चीजों में आगे बढ़ने की जरूरत है। तो हम यहाँ पे कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स की बात कर रहे थे, हमने कहा जी किस किस तरीके के, ये तो सिर्फ मैंने कुछ बताए, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर, नॉट इवन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट इवन बिजनेस टॉर्ट, नॉट इवन रियल एस्टेट, not even environmental litigation, trade secrets, unfair competition, but it's a lengthy list। लेकिन मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे कि आप जानते हो कि कंपनी के ऊपर इन्वायरमेंटल लॉस एप्लीकेबल होते हैं, और सपोज अगर कंपनी इन्वायरमेंटल लॉस का ब्रीच करती है, सो कंपनी इनवाइटिंग प्रोसिक्यूशन एंड उसके अगेंस्ट एक्शन हो जाता है ना। आपने सुना होगा कि इस तरीके की स्थिति बन जाती है कि कई बार कंपनी को अपना बिजनेस क्लोज डाउन करना पड़ जाता है। आपने देखा होगा कई बार स्थिति इतनी खतरनाक हो जाती है कि कंपनी को अपना बिजनेस जो है इवन वो क्लोज डाउन करना पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको समझने की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं आपको समझने की जरूरत है। तो यहां पे हम देखने जा रहे हैं कि अगर हम बात करें डिस्प्यूट्स की, तो डिस्प्यूट तो आपने आज से पहले और भी सुने होंगे, एक ए ने बी को मारा, ए ने बी को धक्का दिया, ए ने बी का किडनैप किया, देयर आर सो मेनी डिस्प्यूट्स। बट यहां पर जो लिटिगेशन की बात करेंगे वो हम बात करेंगे कमर्शियल लिटिगेशन। किसकी बात करेंगे, कमर्शियल लिटिगेशन। तो कमर्शियल मतलब कॉमर्स से कनेक्टेड, बिजनेस से कनेक्टेड, और पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे चेंजेस कहीं ना कहीं हुए हैं, और वो चेंजेस, एक सबसे बड़ा चेंज आपका है एनसीएलटी एंड एनसीएलटी, बहुत बड़ा चेंज जिसे हम बोल सकते हैं एनसीएलटी एंड एनसीएलटी, एक बड़ा चेंज है। और उसी के तहत कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट ने भी इस सब्जेक्ट को एक तरीके से आपके यहाँ पे क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है। तो हम कह सकते हैं जैसे कि आपने देखा कंपनी एक्ट के तहत, मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि कंपनी एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट, यस आगे चल के हम देखेंगे कंपनी एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया। कंपनी एक्ट के तहत
मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। कंपनी एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया। कंपनी एक्ट 2013 के तहत कॉन्स्टिट्यूट किया गया है स्पेशल कोर्ट। एंड ये स्पेशल कोर्ट का जो गठन है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, यस, जो ये स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया, इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं, कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिसको हमें रिजॉल्व करना है स्पीडली मैनर में। कैसे रिजॉल्व करना है बच्चों? स्पीडली मैनर में। तो आप आगे चल के पढ़ेंगे हम इसमें स्पेशल कोर्ट से कनेक्टेड प्रोविजंस रिजॉल्व करने हैं स्पीडली मैनर में। डिस्प्यूट्स रिजॉल्व स्पीडली, या हम कह सकते हैं डिस्प्यूट रिजॉल्व स्पीडली, या रिजॉल्व डिस्प्यूट्स इजीली। तो डिस्प्यूट्स को इजी मैनर में रिजॉल्व करने की यहां पे बात हुई, और ये भी कहीं ना कहीं एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि कंपनी एक्ट 2013 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। तो यहां पे जो ऑब्जेक्टिव है, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ दिस पेपर, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ आईसीएसआई, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पेपर, ये शायद आपने पढ़ा भी नहीं होगा। इस ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पेपर, इस पेपर का उद्देश्य क्या है, ये हमें पढ़ना बहुत जरूरी है ये सब चीजें, क्योंकि जब तक हम इन सब चीजों को समझेंगे नहीं तो हमें चैप्टर आगे समझ में आने वाले ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं जीरो बेसिक, जैसे कि मैंने कहा, जीरो बेसिक से मैं चीजों को लेके चलूंगी, ताकि क्यों है और क्या है, क्यों का तो लॉजिक आपको नहीं पता है, आपको सिर्फ पता है कि ये चैप्टर्स है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ये क्यों है, आपको ये नहीं पता है ये क्यों है। लेकिन हम यहाँ पर क्यों भी पढ़ेंगे और क्या भी पढ़ेंगे, तो आपको एक एक चैप्टर समझ में आ जाएगा कि चैप्टर क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। एंड ये आप सभी जानते हो कि मैं एग्जीक्यूटिव पर भी बहुत डीप में, और इवन सीआर को आप देखोगे तो हम बहुत डीप में लेके चलते हैं। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पेपर, इस पेपर का मेन उद्देश्य ही क्या है, ये पेपर चाहता क्या है। आप कोई बच्चा रिप्लाई करना चाहेगा, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ आईसीएसआई टू इंट्रोड्यूस दिस पेपर इन योर सिलेबस एज ए प्रोफेशनल लेवल, क्या लॉजिक रहा होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। जो इस पेपर का ऑब्जेक्टिव है वो है कि एक तरीके से सीएस स्टूडेंट, जो बच्चा सीएस कर रहा है, सीएस स्टूडेंट के पास एक एक्सपीरियंस रहे, एक नॉलेज रहे, सीएस स्टूडेंट को ये कहीं ना कहीं उसको चीज़ों का पता हो, ज्ञान हो कि अगर डिस्प्यूट हो जाएगा तो उसको किस तरीके से रिजॉल्व करना है ना। तो सीएस स्टूडेंट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड या बी प्रिपेयर्ड फॉर रिजॉल्विंग disputes, for resolving disputes connected to the company। कंपनी से कनेक्टेड अगर कोई डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो उसको रिजॉल्व करने के लिए उसको प्रिपेयर किया जा रहा है। एक शब्द यूज किया यहाँ पे, उसको प्रिपेयर किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है बच्चों? प्रिपेयर किया जा रहा है, ताकि उसको एक अच्छी नॉलेज हो जाए और वो कहीं ना कहीं समझ सके कि किस तरीके से हमें चीज़ें पढ़नी है और किस तरीके से हमें इन फ्यूचर जाके काम करना है ना। अब आगे सुनिए, जब भी कभी कोई कॉरपोरेट डिस्प्यूट रिजॉल्व किया जाएगा, जब भी कभी कोई कॉरपोरेट डिस्प्यूट रिजॉल्व किया जाएगा, तो आप एक और बात यहाँ मैं थोड़ा सा नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी। तो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए प्लीज बच्चों ध्यान दीजिए, जब भी कभी आपने देखा होगा किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट होता है
तो वहां पे किसी एक कानून की नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। वहां कभी भी एक कानून से आप उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर ही नहीं सकते। ये एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी कभी कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो कभी भी कोई व्यक्ति अगर किसी को एक ही लॉ की नॉलेज है, उस नॉलेज के बेसिस पे वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर ही नहीं सकता, असंभव है। जब तक कि उसको मल्टीफेरस नॉलेज ऑफ वेरियस लॉज की नहीं होगी, वो केस को ना तो रिजॉल्व करवा सकता है ना ही केस को जीत सकता है। यहां पे मल्टीफेरस डिफरेंट कानून की जरूरत होती है और उस कानून को हमें अप्लाई करना पड़ता है केस में। जब भी कभी कोई केस डील किया जाता है, लड़ा जाता है, तो उसमें डिफरेंट लॉज का हमें नॉलेज होना जरूरी है ताकि हम उसकी एप्लीकेबिलिटी उस डिस्प्यूट के ऊपर कर सके। मैं आपको बताना चाहूंगी, यू नो वेरी वेल, इट्स अ जीरो बेसिक क्लास, एंड जब तक आपको जीरो बेसिक नहीं पता होगा आप चीजों को सिर्फ रट सकते हो और आगे इंडस्ट्री में आपको बहुत दिक्कत होगी जब तक आपको उस चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो मैं फिर से बताना चाहूंगी कि जैसे कि हमने कहा कि कॉर्पोरेट डिस्प्यूट अगर रिजॉल्व करना है तो हमें क्या होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड प्रैक्टिकल एक्सपोजर। हमारे पास इसके लिए जरूरत होनी चाहिए हमें नॉलेज इन मल्टीफेरस लॉज। लॉज, रूल्स एंड regulations, laws, rules and regulations, specialized skills, and practical exposure। उसके बिना काम हो ही नहीं सकता। अगर कोई भी कॉर्पोरेट डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है तो जब तक उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होगी, मल्टीफेरस नॉलेज नहीं होगी, नॉलेज इन मल्टीफेरस लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, स्पेशलाइज्ड स्किल एंड प्रैक्टिकल एक्सपोजर, तब तक आप उस काम को कर ही नहीं सकते, आप कॉर्पोरेट डिस्प्यूट रिजॉल्व कर ही नहीं सकते। गॉट द पॉइंट? अब देखो आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहां पे कई बार कॉर्पोरेट डिस्प्यूट किस तरीके का हो सकता है, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट कुछ इस तरीके का भी हो सकता है बच्चों, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी और उसके बेसिस पे फिर बताऊंगी कि आपके यहाँ पे चैप्टर भी दिए हैं। कॉर्पोरेट डिस्प्यूट कुछ इस तरीके का हो सकता है कि कंपनी के अंदर जो पावर है वो दो पार्ट में डिवाइड की गई है। कंपनी के अंदर जो पावर है वो दो पार्ट में डिवाइड की गई है। एक है आपके शेयर होल्डर्स, क्या बोल सकते हैं हम उन्हें, शेयर होल्डर्स, और हम उसे एक और नाम दे सकते हैं बच्चों, क्या, ऑनर्स, ऑनर ऑफ कंपनी। तो शेयर होल्डर जो कि शेयर होल्ड कर रहे हैं, और दूसरा नाम मैंने आपको बताया ऑनर्स ऑफ कंपनी। और दूसरी पावर जो दी गई है वो दी गई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बीओडी सेक्शन इज सेक्शन 2 क्लॉज 10। सारे डायरेक्टर एक साथ होते तो काम हो जाता है टन टना टन। सो अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चों तो थोड़ा सा समझिए जरा, तो यहाँ पे डिस्प्यूट कुछ इस तरीके का भी हो सकता है। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये कंपनी के बिहाफ पे अपनी पावर्स एक्सरसाइज करते हैं, कंपनी के बिहाफ पे क्या करते हैं, अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं। और कंपनी एक्ट के तहत, क्योंकि देखिए जो पैसा है वो किसका है, शेयर होल्डर्स का है, एंड इस पैसे को जो डायरेक्शन दे रहे हैं, इस फंड को जो डायरेक्शन दे रहे हैं वो कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन इनको जो डायरेक्शन देनी है, डायरेक्ट करना, वो किसके तहत एक्ट करना है, एक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। जो बिजनेस को डायरेक्शन देनी है वो किसके तहत डायरेक्शन देनी है, अकॉर्डेंस विद लॉ, एक्ट के तहत उन्हें देना है, ठीक है। लेकिन 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 जो डायरेक्शन दी जा रही है बताइए किसके तहत दी जा रही है, अकॉर्डेंस विद लॉ, अकॉर्डिंग टू एक्ट। कंपनी एक्ट उन्हें कहीं ना कहीं फॉलो करना पड़ता है। लेकिन लेकिन ये कभी कभी क्या हो जाते हैं,
फेलियर, फेलियर हो जाता है इनका, किस चीज का? फेलियर और रिफ्यूजल टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इन अकॉर्डेंस विद लॉ। सो यहां पे जब डिस्प्यूट हो जाता है, ये कई बार ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्ट मैलिसिशियसली, रॉन्गफुली या गलत तरीके से करते हैं, तो ऐसी स्थिति में किस किस के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है, जरा बताना। डिस्प्यूट किस किस के बीच में हो जाता है, जल्दी बताइए। डिस्प्यूट हो जाता है कंपनी के ऑनर्स के बीच में, ऑनर्स। डिस्प्यूट किस किस के बीच में हो जाता है? ऑनर्स एंड साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इन दोनों के बीच में, बिटवीन क्या हो जाता है? डिस्प्यूट हो जाता है। तो इस तरीके के डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व करना है और क्यों वो डिस्प्यूट हुआ, ये सारी चीजें हमें क्या करनी पड़ेगी, जाननी पड़ेंगी। क्या कानून थे, किस तरीके से चीजें थी, वो सब हम समझेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर सब्जेक्ट को आप देखो तो सब्जेक्ट में इन्होंने अलग अलग चीजें बताई हैं। देखो, पहले इन्होंने कहा रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, मतलब सबसे पहली चीज इन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स किस तरीके से रिजॉल्व किए जाएंगे। एंड नॉन कंप्लाइंस अंडर वेरियस, नॉन कंप्लाइंस अंडर वेरियस लॉज, मतलब आप कई बार बहुत सारे लॉज का पालन नहीं करते, नॉन कंप्लाइंस आपने कर दिया, एंड उनके रेमेडीज क्या हो सकती है, किस तरीके की रेमेडी क्लेम कर सकते हैं, वो सारी चर्चा इसके अंदर हम करेंगे। और अब हम बात करेंगे बच्चों चैप्टर्स की। तो जैसे कि मैंने बताया, इसके अंदर टोटल कितने चैप्टर हैं? टोटल 10 चैप्टर्स आर देयर। अगर चैप्टर्स की हम बात करें तो टोटल 10 चैप्टर्स आर देयर। और अब हम चलेंगे चैप्टर की ओर, जो चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर फर्स्ट। ये कहीं ना कहीं फर्स्ट चैप्टर जो हमारा होता है वो है हमारा शेयर होल्डर्स एंड डेमोक्रेसी राइट्स। फर्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें तो चैप्टर का नाम है शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, डेमोक्रेसी एंड राइट्स। शेयर होल्डर्स, डेमोक्रेसी एंड राइट्स, ये हमारा चैप्टर रहेगा जिसको हमें पढ़ना है। शेयर होल्डर्स, डेमोक्रेसी एंड राइट्स, ये चैप्टर हमारा रहेगा जो कि हमें चैप्टर को स्टडी करना है। सो अब मुद्दा उठता है कि जैसा कि हम जानते ही हैं, आप देखो इस चैप्टर को थोड़ा सा समझते हैं, किस तरीके का चैप्टर है, क्या क्या चीजें हैं। तो पहले इसमें कहीं ना कहीं बोला शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द डेमोक्रेसी एंड उनके अधिकार, शेयर होल्डर्स, डेमोक्रेसी एंड राइट्स। इस चैप्टर के अंदर ये हमें चीजें समझाई जाएंगी, शेयर होल्डर्स, डेमोक्रेसी एंड इट्स राइट्स। शेयर होल्डर्स क्या बोला बच्चों, बताना जरा। शेयर होल्डर्स, डेमोक्रेसी एंड आगे क्या बोला है इन्होंने, इट्स राइट। तो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि डेमोक्रेसी किसे बोलते हैं। और आपने जरूर पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी पढ़ाया जाता है, वी द पीपल, है ना, आपने पढ़ा जरूर होगा। डेमोक्रेसी शब्द का मीनिंग पढ़ा है, किसी बच्चे ने रिप्लाई करके बताएं, व्हाट डू मीन बाय द डेमोक्रेसी। यस, डेमोक्रेसी का मीनिंग, तो वही हम पहले समझेंगे, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। क्या होता है डेमोक्रेसी का मीनिंग। इसी तरीके से जब हम इस सब्जेक्ट को आगे पढ़ते जाएंगे तो हमारे साथ साथ बहुत ही अच्छे क्रक्स भी बनते जाएंगे जो कि एग्जाम में हमारा बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे। डेमोक्रेसी का मीन्स होता है रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, करेक्ट। अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी का मीनिंग होता है, का मतलब अगर हम समझें तो यहां पे 3 बातें हमारे सामने नजर आती है, क्या क्या जरा बताइए। मीन्स रूल ऑफ पीपल, बाय पीपल एंड फॉर पीपल।
ये तीन बातें हमारे सामने नजर आती हैं, रूल ऑफ पीपल, रूल ऑफ पीपल, है ना, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब इसको हम जोड़ देते हैं, रूल ऑफ पीपल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। अब यहां पे जनता जो है वो कौन है, क्योंकि हम कॉर्पोरेट पढ़ रहे हैं, हम कंपनी पढ़ रहे हैं, तो यहां पर जो पैसा है वो शेयर होल्डर्स का है। अगर कॉर्पोरेट की हम बात करें तो कंपनी के अंदर जो फंड होता है वो शेयर होल्डर्स का होता है। सारी लड़ाई यही है। द एंटायर ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 is to protect the interest of investors. And what do you mean by the investor? Obvious सी बात है, शेयर होल्डर्स। यहां सारी कहानी ही वही आके खड़ी हो जाती है कि यहां जो रूल ऑफ पीपल, बाय पीपल, फॉर पीपल कौन होंगे, तो यहां शेयर होल्डर। अब इन दोनों शब्दों को अगर आप जोड़ दो, अगर हम इन दोनों शब्दों को जोड़ दे, थोड़ा सा क्रक्स में मैं जाऊंगी धीरे धीरे, शेयर होल्डर प्लस साथ में डेमोक्रेसी, ये दोनों शब्द अगर एक साथ जोड़ देते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है ना, तो हमारा यहां सामने निकल के आता है मीन्स द रूल ऑफ शेयर होल्डर्स। बताइए हम क्या बोलेंगे, मीन्स, मेरे साथ साथ, मीन्स रूल, रूल ऑफ शेयर होल्डर्स, रूल ऑफ शेयर होल्डर्स। थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख रही हूं, शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स पूरा ना लिख के SHDRS शादरा मत समझना, शेयर होल्डर्स, बाय शेयर होल्डर्स, बाय शेयर होल्डर्स एंड फॉर शेयर होल्डर्स। सिंपल सी बात है, फॉर शेयर होल्डर्स। या सरकार किसके लिए काम करती है, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई और जनता के लिए काम करती है। तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें, मींस रूल ऑफ शेयर होल्डर्स, बाय शेयर होल्डर्स एंड फॉर शेयर होल्डर्स। भाई साहब आप यहां पे सिंपल मीनिंग समझिए, ये कंपनी है, ठीक है जी, ये कंपनी है। एनालिसिस भी साथ में करते चलेंगे, दिस इज अ बेबी क्रक्स, और एनालिसिस भी समझिए, ये कंपनी है, हाँ जी ये कंपनी है। अब इस कंपनी को जो फंडिंग हुई है, जो पैसा दिया है, जो फंड दिया है, वो किसने दिया है, हम कह सकते हैं दो सोर्स होती हैं, वन इज ऑनर्स फंड एंड सेकंड वन इज अ बोरोड फंड। फंड किसने दिया, शेयर होल्डर्स ने। अब इस फंड का जो डायरेक्शन दिया जा रहा है, जो फंड को डायरेक्शन दी जा रही है, वो किसके द्वारा दी जा रही है, सिंपल सी बात है, इनके द्वारा चुने गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब आप मुझे एक बात बताइए, रिप्लाई करिए जल्दी से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जनरली रूल यही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय कौन, शेयर होल्डर्स, यस और नो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है, शेयर होल्डर्स। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसके लिए काम करते हैं, शेयर होल्डर्स, यस और नो। तो ये जो BOD है, जो इसको काम करना है, वो किसके लिए काम करना है, सिंपल सी बात है, शेयर होल्डर्स के लिए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब हम आएंगे बच्चों कंपनी एक्ट की ओर। अगर हम बात करें कंपनी एक्ट 2013 की, अगर हम बात करें किसकी, कंपनी एक्ट 2000, द पावर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यहां पर जो पावर डिवाइड की गई है वो 2 पार्ट में डिवाइड की गई है, वो 2 तरीके से डिवाइड की गई है। एक पावर दी गई है किसको, जल्दी जल्दी रिप्लाई करके बताओ, आप धीरे धीरे मेरे साथ साथ कनेक्ट हो जाओगे और आपको बहुत सारे लॉजिक क्लियर हो जाएंगे अपने आप ही। क्योंकि जब हम किसी सब्जेक्ट का बेस समझ लेते हैं तो हमें सीधे सीधे तौर पे सारी चीजें ऑटोमेटिक, हमारा बेस क्रिएट हो जाता है, तो हमें चीजें समझ में आने लगती हैं। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि प्रोफेशनल पे बच्चा बहुत मैच्योर होता है, उसको बहुत सारी चीजें समझ आ जाती हैं एग्जीक्यूटिव करते करते, और उसे पता चल चुका होता है कि भाई साहब बिना नोटिंग के हमें यहाँ पे करना क्या है। यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमारा समय बिल्कुल खराब ना हो, वेस्ट ना हो टाइम, और हमें बेस्ट टू बेस्ट मिले। इसीलिए जैसे कि आप जानते हो मैं लाइव में क्लास ले रही हूँ, फेस टू फेस नहीं ले रही, क्योंकि ये बच्चा वो वाला बच्चा है ही नहीं जिसको 1.5 या 2 घंटे खर्च करके वो फेस टू फेस क्लास के लिए आए और फिर वहां पे 1 या 2 सब्जेक्ट पढ़े, फिर पूरा दिन खराब करे और फिर चला जाए। ये वो बच्चा है क्योंकि उसे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम करना पता चल चुका है, उसको सिर्फ पढ़ने से मतलब है, उसकी कंसिस्टेंसी ऑलरेडी है, वो ऑलरेडी कंसिस्टेंट है। तो कंपनी एक्ट 2013 की अगर हम पावर की बात करें कि पावर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड की गई है, एक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसे हम बोलते हैं BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एंड सेकेंड वन इज अ शेयर होल्डर्स। सो
हम कह सकते हैं एक है हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरे हमारे कौन है, शेयर होल्डर्स, SHDRS, जैसे कि मैंने आपको बताया, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लिख रही हूं। अच्छा, अब आप मुझे जल्दी से बताइए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी पावर कहां पर एक्सरसाइज करते हैं और क्या तरीका है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं वो कहां पर करते हैं, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड मीटिंग में, करेक्ट आंसर। बोर्ड मीटिंग में। एंड शेयर होल्डर्स अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं जनरल मीटिंग में, और जनरल मीटिंग आप सभी बच्चे जानते हो, वन इज अ AGM एंड सेकेंड वन इज अ EGM। AGM, अच्छा थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेती हूँ, थोड़ा सा चीजें जो पढ़ के आए हो क्या वो याद भी हैं या भूल चुके हो। कौन सा सेक्शन है आपका AGM का, AGM का सेक्शन? सेक्शन थोड़ा सा बताइए। वैसे जनरली मोस्ट ऑफ द वर्क आर टू बी डन, सेक्शन मैं बता देती हूँ 96 AGM का सेक्शन है। तो यहाँ पे भी मीटिंग भी हमारी दो तरीके की हो जाती है, वन इज अ AGM एंड सेकेंड वन इज अ EGM। जो हमारे साल के रूटीन वर्क होते हैं, जो रूटीन अप्रूवल्स होती हैं, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, तो जो रूटीन नेचर के जो काम होते हैं, रूटीन नेचर के जो वर्क होते हैं, वो सारे के सारे हमारे होते हैं AGM में। और कुछ एक्स्ट्रा हमें करना है, जैसे कि अड्डा, अगर शायद आपने मुझसे पढ़ा है तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है। इवन फाउंडेशन का बच्चा, CSEE के बच्चे को भी याद है कि अड्डा क्या होता है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ऑर्डिनरी नेचर ऑफ बिजनेस जो कि AGM में डिस्कस होते हैं, अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, उसी के साथ साथ डायरेक्टर अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन देयर रेम्यूनरेशन। सो ये सारे जो काम है हमारे कहां पर हो जाते हैं, AGM में। और यहाँ पे जो हमारे कुछ एक्स्ट्रा हमें जरूरी काम जो है उसके लिए EGM, और सेक्शन नंबर 100 EGM का है। जनरल मीटिंग के सेक्शन स्टार्ट होते हैं सेक्शन नंबर 96 एंड ये जाके खत्म होते हैं सेक्शन 122 पर। तो वहां पर AGM और EGM में काम कर लिया जाता है। अब मुद्दा उठता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। अगर हम बात करें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बच्चों, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं, जस्ट वेट फॉर सेकेंड, वो ओनली फॉर सेकेंड नॉट फॉर मिनट। यस, हाँ जी बच्चों, तो फिर दोबारा से हम कहीं ना कहीं वहीं पर ही चलते हैं, वहीं पर ही रुके हुए थे हम। हमने कहा कि यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे, हमने कहा जो जनरल काम है वो कहीं ना कहीं कहाँ पर आपको कर रहे हैं, जनरल मीटिंग में, बट कुछ एक्स्ट्रा काम है वो EGM में। अब होता क्या है कि जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं। जनरल मीटिंग में क्या अपॉइंट होते हैं बच्चों, डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं। ये आप भी जानते हो कि डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड इन द जनरल मीटिंग जनरली, है ना। बट कुछ केसेस में डायरेक्टर्स को खुद भी डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, जैसे एडिशनल डायरेक्टर हम बोलते हैं, कई बार ट्राइब्यूनल अपॉइंट कर देती है, वो एक्सेप्शनल सिचुएशन है। अब ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर दी जाती है, और पावर दी जाती है, जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं तो ये डेलीगेटेड पावर पे काम करते हैं। ये जो यहां पर काम करते हैं इनको डेलीगेटेड पावर पे काम किया जाता है, और इनको जो पावर डेलीगेट की जाती है बाय वर्च्यू ऑफ 2 डॉक्यूमेंट्स, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स भी बोलते हैं, बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स। एंड आपको शायद समझ आ रहा होगा मैं किसकी ओर इशारा कर रही हूं। कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स कंपनी के किससे बोला जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन।
तो ये दो डॉक्यूमेंट होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड साथ में क्या बोला मैंने, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब आगे चलते हैं। अब यहां पे लिखिए क्रक्स। अब यहां पे क्रक्स लिखिए जरा, और क्रक्स में हम लिखेंगे शेयर होल्डर्स अपॉइंट डायरेक्टर्स, shareholders appoint directors to manage day-to-day affairs of company. Day-to-day affairs of the company. The shareholders' democracy can play an important role in stimulating board of directors, raising company performance, रेजिंग क्या बच्चों, कंपनी परफॉर्मेंस। एक बार बताइए, क्या जल्दी से लिख लिया? परफॉर्मेंस तक लिख लिया बच्चों? ओके, परफॉर्मेंस एंड ensuring that community at large take a greater interest in industrial progress। मैं पूरा एनालाइज करके आपको ये बताऊंगी। in a industrial industrial progress। The concept of shareholders democracy, the concept of shareholders democracy has been incorporated
incorporate under section 179 of Company Act 2013. कंपनी एक्ट 2013। बच्चों मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, जब तक बच्चों को क्रक्स में सम अप एनालिसिस सब कुछ ना पता हो तब तक बच्चा आगे कहीं ना कहीं बहुत प्रोग्रेस नहीं कर सकता। एक बार जल्दी से बताइए, क्या आप सभी बच्चों ने नोट कर लिया? सभी बच्चों ने नोट कर लिया यहां पर? अब देखिए बच्चों, क्या कहना चाह रहा था? कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी हैज बीन इनकॉर्पोरेट अंडर 179 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। अच्छा, सेक्शन 179 एक्चुअल में है क्या? क्या किसी बच्चे को कोई आइडिया है कि सेक्शन 179 के अंदर क्या दिया हुआ है? एनीबडी हैविंग एनी आइडिया? एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। किसी बच्चे को कोई आइडिया कि क्या सेक्शन 179 के अंदर क्या दिया है? Nobody having any idea? आप सबसे बड़ी पावर तो यही देख लीजिए, आप सभी बच्चे जानते होंगे। आप मुझे एक बात बताइए, मैं आज यहां पे थोड़ा सा एनालिसिस पहले करा रही हूं, एनालिसिस अच्छे से पेन से, और आप पार्टिसिपेट करना, क्योंकि ये जो लेवल है ये एक फिनिशिंग का लेवल है। देखिए, सीएस प्रोफेशनल कुछ इस तरीके से समझिए कि कपड़ा धुल चुका है, मतलब आधा काम कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे आयरन की जा रही है, प्रेसिंग की जा रही है कपड़े पे चमक के लिए। तो यहाँ पे आपको ब्राइट होना है, आप ऑलरेडी नीट एंड क्लीन हो, यहाँ आपको शाइंड होना है, यहाँ आपके ऊपर शाइनिंग आनी है ना? तो यहाँ पे आपको शाइनिंग के लिए ये प्रोफेशनल लेवल होता है। और इसके बाद सीधा का सीधा आपकी जो एंट्री होती है कहीं ना कहीं, वो सीधा फाइनल के बाद कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में होती है, एंड कई बार पहले भी हो जाती है फाइनल के साथ साथ अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो देखिए, समझने की जरूरत क्या है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक चीज हिंट करना चाह रही हूं, आप मुझे रिप्लाई आप ही करोगे। डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है? डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है? बताओ जल्दी से। यस, हिंदुस्तानी है हम। कौन करता है? बताइए जल्दी से। यस, करेक्ट आंसर मैम। डायरेक्टर्स को जो अपॉइंट किया जाता है वो अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर्स। डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स, करेक्ट। अब बताओ, बड़ा कौन है? यस, कम ऑन रिप्लाई। बड़ा कौन है? मैं बहुत आम भाषा में बिल्कुल जीरो बेसिक पे चली जाती हूं। बड़ा कौन है? बताओ जल्दी से। शेयर होल्डर्स बड़े हैं, डायरेक्टर्स बड़े हैं? ऑब्वियस सी बात है, शेयर होल्डर्स। डायरेक्टर्स को काम दिया गया है ना? डायरेक्टर्स को क्या दिया गया है? डायरेक्टर्स को वर्क दिया गया है, उनको काम दिया गया है। क्या वर्क दिया गया है बताना जरा? कंट्रोल कंडक्ट एंड मैनेज द अफेयर्स ऑफ कंपनी। कंट्रोल, कंडक्ट एंड मैनेज द अफेयर्स ऑफ कंपनी। कंट्रोल, कंडक्ट एंड मैनेज द अफेयर्स ऑफ कंपनी। क्या ये बात समझ में आ गई? तो क्रक्स लिखिए जरा। अभी 179 पे तभी हम जाएंगे, 179 तब तक समझ नहीं आएगा, हालांकि आपका पढ़ा हुआ सेक्शन है, लेकिन फिनिशिंग तब तक नहीं आएगी जब तक आप बेसिक नहीं समझ लोगे। तो क्रक्स क्या हुआ कि रिकॉग्नाइजिंग सुप्रीम ऑथोरिटी, recognizing supreme authority
recognizing supreme authority of shareholders, the Company Act given authority to them to appoint directors at the AGM। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए जी, अब ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। मैं यहां बस ये समझना चाहती हूं कि पावर्स जो ज्यादा है वो किसके पास है एज कंपेयर टू डायरेक्टर्स? वो है शेयर होल्डर्स के पास। यस, 179, सेक्शन 179। अब मैं आपको बताऊंगी, आप अब इस पोजीशन पे आप पहुंच सकते हो, पहुंच चुके हो कि आप 179। अच्छा, अब मैं आपसे एक और चीज पूछना चाह रही हूं। सेक्शन तो आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। अपॉइंट किसे किया गया? डायरेक्टर्स को। चलिए जल्दी बताइए, अपॉइंट किसे किया गया? अब यहां पे एनालिसिस समझते हैं, अब यहां पे चीजों को समझते हैं थोड़ा सा, यहां पे चीजों को थोड़ा सा समझते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग। ओके, व्हाट इज द रीजन टू अपॉइंट द डायरेक्टर्स इन जनरल मीटिंग? बिकॉज दे आर ऑथराइज्ड पर्सन, ऑथराइज्ड बाय द शेयर होल्डर्स to act on behalf of shareholders to manage the internal affairs, to manage the affairs of company and to give the direction to the company business. Yes or no? So directors work, control, conduct and manage the affairs of company. Suppose because shareholders are not involved into the day-to-day affairs of company, that's why they are appointing the shareholder directors on behalf of shareholders. Yes or no? क्योंकि अगर मैं भी अपना एग्जाम्पल दूं, सपोज आई एम इंटरेस्टेड टू स्टार्ट अवर ओन बिजनेस एज अ फैक्ट्री ऑफ अ शू फैक्ट्री और अ शू कंपनी, सो इज इट पॉसिबल कि आई एम टोटली इन्वॉल्व इन द फैक्ट्री बिजनेस और इन अ शू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस? रीजन इज वेरी क्लियर, नो, बिकॉज आई एम अ फुल टाइम busy in our teaching profession. That's why suppose I am interested to invest some money in a shoe company, so there is a alternative option is there कि मैं अपना पैसा किसी शू कंपनी में इन्वेस्ट कर दूं, एंड देन वहां पर उसको किस तरीके से डायरेक्शन मिलेगी, उसके लिए डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं। ऐसे ही मेरे जैसे और इन्वेस्टर्स जो हैं सब मिलकर डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, एंड वो डायरेक्टर्स जो है कंपनी को कंट्रोल, कंडक्ट एंड मैनेज करते हैं अफेयर्स। बट द पॉइंट इज दैट बिकॉज शेयर होल्डर्स आर नॉट इन्वॉल्व इन डे टू डे अफेयर्स ऑफ कंपनी, सो उन्होंने डायरेक्टर्स अपॉइंट किए। परंतु अब अगली बात पे ध्यान देना, जिसकी वजह से सेक्शन 179 आया है। What is the reason of introducing a section number 179 under the Company Act 2013? क्या है वो तो मैं बताने वाली हूँ, लेकिन मैं यहाँ ये बताना चाह रही हूँ कि सेक्शन 179 आने के पीछे की वजह क्या है। भाई साहब, वजह बिल्कुल साफ है। अब डायरेक्टर्स जब कंपनी के लिए काम करेंगे, कंपनी को कंट्रोल करेंगे, कंपनी को मैनेज करेंगे, कंपनी को कंडक्ट करेंगे अफेयर्स, तो क्या उनको पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी? यस। क्या वो हर रोज शेयर होल्डर से पूछेंगे? शेयर होल्डर्स आर गिविंग देयर अप्रूवल, गिविंग देयर लाइक अप्रूविंग द बिजनेस इन जनरल मीटिंग, एंड जनरल मीटिंग रोज रोज नहीं कंडक्ट होती, जनरल मीटिंग एक्सेप्शनली कंडक्ट होती है। सो क्या हर काम के लिए वो शेयर होल्डर से परमिशन ले? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल टू मैनेज द बिजनेस? इज इट पॉसिबल टू रन द बिजनेस? बताइए, क्या यह मुमकिन है? मुमकिन है। तो क्या इसके लिए जरूरत नहीं थी पावर्स देने की डायरेक्टर्स को? तो इसी वजह से सेक्शन 179 आया, एंड 179 ने डिमार्केशन किया पावर्स के बीच में। ये शेयर होल्डर्स की पावर है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर है। आर यू गॉट द पॉइंट?
चलिए, तो अब 179 की ओर चलते हैं थोड़ा सा। सेक्शन नंबर 179, सेक्शन नंबर 179 यहां तक बताइए, क्या क्लियर हो गया सब बच्चों को? क्या सब बच्चों को क्लियर हो गया? अब सुनिए आगे। अंडर सेक्शन 179, अ जनरल पावर, अब पूरे शब्द पे ध्यान देना। जनरल पावर वर्ड भी यूज किया, जनरल पावर हैज बीन कन्फर्ड on the BOD. The BOD, board of directors of a company, shall be entitled to exercise all such powers and to do all such things as the company authorized to exercise and do. And do. लेकिन अगली बात सुनिए, अगली बात सुनिए, इसके प्रोविजो में एक और बात लिखी है, कुछ और बात भी लिखी है, वो भी थोड़ा सा समझते हैं। आगे एक और बात उन्होंने बोली है, ये सेक्शन रेस्ट्रिक्ट करता है, ये सेक्शन रेस्ट्रिक्ट करता है, रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है, रेस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ BOD, restrict the power of BOD which are specifically required to be done by shareholders in general meeting. Under Company Act or MOA and AOA.
अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी सम ऑफ द बिजनेस। आई थिंक सो क्लियर हो रहा है, चीजें क्लियर हो रही हैं, धीरे धीरे क्लियर होती आ रही हैं। सम ऑफ द बिजनेस sum of the business which can be transacted at meeting of shareholder are। उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आपको पता होगा ऑल्टरेशन ऑफ एमओए एओए सिर्फ और सिर्फ जनरल मीटिंग में ही कर सकते हैं। फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इस तरीके की चीजें। और ये एक बहुत लंबी लिस्ट है जो कि हम अगली क्लास में इसको कैरी करेंगे। और अभी मैंने जो पढ़ाया उसको मैं एक बार फिर से पूरा का पूरा सम अप कर देती हूँ। देखिए, आज हमारी पहली क्लास थी और क्लास आगे भी रहेगी, कैरी रहेगी नेक्स्ट क्लास। तो पहले इस चैप्टर को हम पूरा करेंगे विद नोटिंग। 10 चैप्टर हैं इसके अंदर टोटल। तो देखिए, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स की हमने बात करी और इसमें हमने चैप्टर को स्टार्ट किया कि कॉर्पोरेट डिस्प्यूट बहुत अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। क्लास एक्शन सूट हो सकता है कंपनी ने लोगों को, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके राइट अफेक्ट किए तो पूरी क्लास केस फाइल करती है, इसे क्लास एक्शन सूट बोलते हैं। और जो कि सत्यम कंपनी का जो स्कैम होता है उसके बाद ये इंट्रोड्यूस किया गया। बिजनेस टॉर्ट, रियल एस्टेट, एनवायरमेंटल लिटिगेशन, ट्रेड सीक्रेट्स, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी। फिर हमने कहा कि कंपनी एक्ट 2013 के तहत एक और काम हुआ था, स्पेशल कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। क्यों? क्योंकि रिजॉल्व किया कुछ ऐसे डिस्प्यूट से जल्दी रिजॉल्व करने हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर सीएस स्टूडेंट को प्रिपेयर करना कि रिजॉल्विंग कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स कनेक्टेड टू द कंपनी। कॉर्पोरेट डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए मल्टीफेरस नॉलेज की जरूरत है, लाइक एक्ट की, डिफरेंट एक्ट की, जैसे कि मैंने बोला आपको, कंपनी एक्ट, सेबी एक्ट, एससीआर, डिपॉजिटरीज एक्ट, आईबीसी और फेमा एक्ट, ये सब कानून की आपको नॉलेज होना जरूरी है। रूल्स की अगर हम बात करें तो सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिफरेंट रेगुलेशन, जैसे कि एनसीएलटी, एनसीएलटी, इन सब के रूल्स की, प्रोसीजर की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने हैं। कॉर्पोरेट डिस्प्यूट में जैसे हमने कहा, कंपनी एक्ट के अंदर पावर जो 2 पार्ट में डिवाइड है, शेयर होल्डर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड लड़ाई होने का कारण क्या होता है कि कई बार जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उनको अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर्स और वो उनको कंपनी को मैनेज करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो उस तरीके से मैनेज नहीं करते, अगर कुछ गड़बड़ी करते तो वहाँ डिस्प्यूट हो जाता है। फिर हमने यहाँ पे कहा था शेयर होल्डर डेमोक्रेसी, हमने पहले चैप्टर स्टार्ट किया और पहले चैप्टर में हमने मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ा। तो यहाँ पे जो है रूल ऑफ पीपल मतलब रूल बाय शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी का मतलब हमने कहा मीन रूल ऑफ शेयर होल्डर्स बाय शेयर होल्डर एंड फॉर शेयर होल्डर्स। फिर हमने यहाँ पे बात करी कंपनी एक्ट की, तो पावर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एजीएम एंड ईजीएम। और यहाँ पे शेयर होल्डर्स की बड़ी पावर है क्योंकि वही अपॉइंट करते हैं किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। और उसी के साथ साथ कई बार 2 डॉक्यूमेंट्स के थ्रू भी इन्हें पावर दी जाती है, एमओए एंड एओए। फिर हमने यहाँ पे बात करी थी कि बड़ा ये सब पॉइंट्स कंप्लीट कर लिया था। सुप्रीम अथॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास ही होता है। सेक्शन 179 अभी चल रहा है, अभी सेक्शन 179 खत्म नहीं हुआ है। अगली क्लास में मैं पहले 179 को मैंने बताया क्यों आया, अभी सिर्फ हम ये समझ रहे हैं क्यों आया। अब 179 का पूरा बेयर एक्ट से एक बार इंटरप्रिटेशन करेंगे क्योंकि हो सकता है आप भूल चुके हो, तो वो इंटरप्रिटेशन करके हम इससे आगे बढ़ेंगे और हम इसी तरीके से क्रक्स के बेसिस पे क्लास को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि मैंने बताया टोटल 10 चैप्टर हैं। चैप्टर चाहे देखा जाए कम है, लेकिन पढ़ना सही सलीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी बच्चे जानते होंगे सीएस करने के लिए सबसे अहम भूमिका जो निभाती है वो निभाती है एग्जाम से एक दिन पहले वाला दिन, जो कि हमारा नोटिंग से ही रिवीजन हो सकता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, फिर मिलेंगे।